जय हिंद फ्रेंड्स, मैं बलराम सिंह आपसे दोस्तों का अपने यूट्यूब चैनल इग्नाइट पीक एकेडमी में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ व आनंद होंगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने डी तथा एफ ब्लॉक के तत्वों को पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग 5वां चैप्टर उपसाह संयोजन यौगिक को स्टार्ट करेंगे। उपसाह संयोजन यौगिक एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज्यादा कंटेंट अपने आप में समाहित किए हुए हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि उपसाह संयोजन यौगिक होते क्या है। वे यौगिक जो अपने जलीय विलयन में आयनित नहीं होते हैं, या हम कह सकते हैं कि जो अपने जलीय विलयन में वियोजित नहीं होते हैं और अपने अस्तित्व को बनाए रखते हैं, उन्हें हम उपसाह संयोजन यौगिक अथवा संकुल यौगिक भी कहते हैं। तो इसकी परिभाषा में हम लिखेंगे कि वे यौगिक जो अपने जलीय विलयन में आयनित या आप लिख सकते हैं वियोजित नहीं होते हैं उपसाह संयोजन यौगिक अथवा संकुल यौगिक कहलाते हैं। संकुल यौगिक कहलाते हैं। यानी उपसाह संयोजन यौगिक क्या है? वे यौगिक जो अपने जलीय विलयन में आयनित या आप कह सकते हैं वियोजित नहीं होते हैं, उपसाह संयोजन यौगिक अथवा संकुल यौगिक कहलाते हैं। अब हम बात करेंगे इनकी डेफिनेशन के बारे में या इसके उदाहरण के बारे में। अब हम जानेंगे कि इसका उदाहरण क्या होता है। तो उदाहरण में हम लिख सकते हैं K4 Fe CN6 ये आपका एक उपसाह संयोजी यौगिक अथवा संकर यौगिक है। इसे हम संकुल यौगिक या संकर यौगिक भी कहते हैं। ये आपका एग्जाम्पल हो जाएगा। इसमें जो आपका एक K4 है ये धनायनिक आयन है। ये क्या है? धनायनिक आयन है, या आप इसे लिख सकते हैं कि आयन है, धनायनिक परमाणु है। ये जो आपका Fe है ये आपका केंद्रीय धातु परमाणु होता है। Fe क्या होता है? Fe केंद्रीय धातु परमाणु है या केंद्रीय धातु आयन आप कह सकते हैं। ये जो Cn है ये आपका लीगेंड है। Cn क्या है? लीगेंड है। और जो इसकी ये नंबर लिखा हुआ है ये समन्वय संख्या है, या इसे हम कह सकते हैं उपसाह संयोजन संख्या। जो लीगेंड का नंबर लिखा होता है इसे हम समन्वय संख्या अथवा उपसाह संयोजन संख्या भी कह सकते हैं। ये बातें आपको संकुल यौगिकों में याद रखनी है। तो आपने उपसाह संयोजन यौगिकों में क्या क्या महत्वपूर्ण बातों को याद रखना है, आपको क्या क्या महत्वपूर्ण बातों को याद रखना है। तो सबसे पहली बात कि वे यौगिक जो अपने जलीय विलयन में आयनित नहीं होते हैं उन्हें उपसाह संयोजन यौगिक कहते हैं। फिर उसके बाद में इन्हें संकुल यौगिक भी कहते हैं। इसका एग्जाम्पल हमने जाना K4 FeCN6। K4 एक धनायनिक तत्व है। फिर इसमें जो Fe है जो ब्रैकेट के अंदर होता है पहला एलिमेंट, इसे हम कहते हैं केंद्रीय धातु परमाणु या सेंट्रल मेटल एटम। फिर जो आपका छोटे ब्रैकेट के अंदर होता है इसे हम कहते हैं लीगेंड। फिर ये जो छोटे ब्रैकेट के बाहर में जो नंबर लिखा होता है इसे हम कहते हैं कि ये उपसाह संयोजन संख्या है या फिर इसकी ये समन्वय संख्या है। इतनी बातों को आपको ध्यान रखना है। अब इसे आप नोट कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे द्विक लवणों की, जिन्हें हम इंग्लिश में डबल साल्ट बोलते हैं। ये उपसाह संयोजन यौगिकों के ठीक विपरीत होते हैं। यानी उपसाह संयोजन यौगिकों में आपने जाना कि वे यौगिक जो अपने जलीय विलयन में आयनित नहीं होते हैं, लेकिन जो आपके द्विक लवण होते हैं ये अपने जलीय विलयन में आयनित हो जाते हैं या वियोजित हो जाते हैं। जैसे कि जो इसका एग्जाम्पल है फिटकरी, ये अपने जलीय विलयन में वियोजित हो जाता है, आयनित हो जाता है। तो इसकी परिभाषा में हम लिखेंगे कि वे यौगिक
जो अपने जलीय विलयन में आयनित हो जाते हैं, या आप लिख सकते हैं वियोजित हो जाते हैं, आयनित या वियोजित हो जाते हैं, द्विक लवण कहलाते हैं। द्विक लवण कहलाते हैं। यानी द्विक लवण क्या है? वे यौगिक जो अपने जलीय विलयन में आयनित हो जाते हैं, द्विक लवण कहलाते हैं। ये उपसार संयोजन यौगिकों के ठीक विपरीत होते हैं। इसके एग्जाम्पल में हम लिख सकते हैं, उदाहरण इसका हो जाएगा फिटकरी। और जो फिटकरी है इसका सूत्र होता है K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस इनटू 24H2O, यानी इसमें जल के 24 अणु होते हैं। ये आपका फिटकरी का सूत्र होता है। इसमें पोटेशियम सल्फेट और एल्युमिनियम सल्फेट, ये दो लवण आपस में मिल जाते हैं और तब जाकर के आपका ये द्विक लवण बनता है। द्विक लवण का मतलब ही है डबल साल्ट से कहा गया है, यानी एक आपका पोटेशियम सल्फेट और ये एल्युमिनियम सल्फेट, ये दो अलग अलग लवण हैं। जब ये आपस में मिक्स हो जाते हैं तो डबल साल्ट यानी द्विक लवण का निर्माण होता है, जो अपनी जलीय विलयन में पूर्ण रूप से आयनित हो जाता है, वियोजित हो जाता है। इसे आप लोग नोट कर सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे उपसार संयोजन यौगिक से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाओं के बारे में। तो इसमें से जो आपकी सबसे पहली और महत्वपूर्ण परिभाषा आती है, ये आती है केंद्रीय धातु परमाणु, जिसे हम केंद्रीय धातु आयन भी कहते हैं। इसे इंग्लिश में सेंट्रल मेटल एटम या सेंट्रल मेटल आयंस भी कहते हैं। ये क्या होते हैं? ये वे धातु परमाणु या आयन होते हैं जो लिगेंड से सीधे जुड़े होते हैं। यानी लिगेंड से सीधे जुड़े होने वाले धातु परमाणु या आयन को ही हम केंद्रीय धातु परमाणु या केंद्रीय धातु आयन कहते हैं। तो इसकी परिभाषा में हम लिखेंगे वह धातु परमाणु या आयन या आयन जो लिगेंड से सीधे जुड़े होते हैं, केंद्रीय धातु परमाणु या केंद्रीय धातु आयन कहलाते हैं। केंद्रीय धातु परमाणु या केंद्रीय धातु आयन कहलाते हैं। जैसे इसके एग्जाम्पल में हम लिख सकते हैं, इसका उदाहरण हम लिखेंगे K3FeCN6। इसमें जो आपका Fe है, ये क्या है? ये केंद्रीय धातु परमाणु है या केंद्रीय धातु आयन है। और इसके केंद्रीय धातु परमाणु या केंद्रीय धातु आयन होने का रीजन ये है क्योंकि ये सीधा सीधा लिगेंड से जुड़ा हुआ है। लिगेंड क्या है? जो आपका एक छोटे ब्रैकेट के अंदर होता है, इसे लिगेंड कहते हैं। और ये जो नंबर लिखा होता है इसे हम कहते हैं उपसार संयोजन संख्या या समन्वय संख्या। आपका साइनो परमाणु है जो आपका लिगेंड है उससे सीधे जुड़ा हुआ है, इसलिए Fe क्या है? Fe आपका केंद्रीय धातु परमाणु कहलाएगा। तो अब हम बात करेंगे लिगेंड के बारे में। लिगेंड वह परमाणु अथवा आयन होते हैं जिनमें केंद्रीय धातु परमाणु को इलेक्ट्रॉन युग्म देने की क्षमता होती है। यानी इसकी परिभाषा में हम लिख सकते हैं वह परमाणु अथवा आयन जिसमें केंद्रीय धातु परमाणु को इलेक्ट्रॉन युग्म देने की क्षमता होती है। लिगेंड कहलाते हैं।
लीगेंड कहलाते हैं, लीगेंड कहलाते हैं। कहीं कहीं पर आपको ये छोटी ई की मात्रा लगी नजर आएगी, यानी लीगेंड, तो इससे आपको घबराना नहीं है, परेशानी होना। आप चाहे लीगेंड लिखें या लीगेंड लिखें, दोनों एक ही होते हैं। आपको इनकी परिभाषा के बारे में जानना है कि वह परमाणु अथवा आयन जिसमें केंद्रीय धातु परमाणु को इलेक्ट्रॉन युग्म देने की क्षमता होती है, उसे हम लीगेंड कहते हैं या लीगेंड कहलाते हैं। अब इसके एग्जाम्पल में हम लिख सकते हैं, जैसे अभी हमने एग्जाम्पल में आपको K4Fe6 का दिया था या K3Fe6 का दे रहे हैं। बार बार एक ही एग्जाम्पल देने का रीजन ये है कि जिससे आपको बेहतर तरीके से समझ में आ पाए कि लीगेंड क्या है। तो लीगेंड जो आपका छोटे ब्रैकेट के अंदर परमाणु होता है, इसे हम कहते हैं लीगेंड, और इनके जो नंबर होते हैं इसे हम कहते हैं समन्वय संख्या या उपसा संयोजन संख्या, और ये जिस परमाणु या आयन से जुड़ा होता है उसे हम कहते हैं केंद्रीय धातु परमाणु या केंद्रीय आयन, और आपका जो ब्रैकेट के बाहर का एलिमेंट होता है ये धनायनिक आयन होता है। अब इसे आप लोग नोट कर सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे उपसह संयोजन संख्या अथवा समन्वय संख्या के बारे में। तो केंद्रीय धातु परमाणु जितने दाता परमाणुओं से जुड़ा होता है उस संख्या को ही हम समन्वय संख्या कहते हैं। तो इसकी परिभाषा में हम लिख सकते हैं कि केंद्रीय धातु परमाणु, केंद्रीय धातु परमाणु अथवा आयन, आप लिख सकते हैं केंद्रीय धातु परमाणु अथवा आयन जितने दाता परमाणुओं से जुड़ा होता है, जितने दाता परमाणुओं से, जितने दाता परमाणुओं से जुड़ा होता है, जुड़ा होता है, जितने दाता परमाणुओं से जुड़ा होता है, उस संख्या को ही, उस संख्या को ही उपसह संयोजन संख्या, उपसह संयोजन संख्या, उपसह संयोजन संख्या अथवा समन्वय संख्या कहते हैं, समन्वय संख्या कहते हैं। उस संख्या को ही उपसह संयोजन संख्या अथवा समन्वय संख्या कहते हैं। तो समन्वय संख्या क्या है? केंद्रीय धातु परमाणु अथवा आयन जितने दाता परमाणु से जुड़ा होता है उसकी संख्या को ही हम समन्वय संख्या के नाम से जानते हैं। अब इसके एग्जाम्पल को हम समझेंगे, अब इसके एग्जाम्पल को हम जानेंगे। जैसे जैसे आप कोई भी उपसह संयोजन यौगिक ले सकते हैं। जैसे हमने ले लिया CuNH3 का होल ट्वाइस और फिर उसके बाद में SO4, इसकी समन्वय संख्या हमको बताना है। तो जो कॉपर है ये 2 अमोनिया परमाणु से जुड़ा हुआ है, कॉपर 2 अमोनिया परमाणु से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसकी उपसह संयोजन संख्या अथवा समन्वय संख्या का मान क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो लिखेंगे कि कॉपर 2 दाता परमाणु, और इसमें दाता परमाणु कौन है? लिगेंड है, यानी अमोनिया। वो कॉपर 2 दाता परमाणु यानी अमोनिया से जुड़ा हुआ है, जुड़ा हुआ है, इसलिए इसकी समन्वय संख्या, इसलिए इसकी समन्वय संख्या या आप कह सकते हैं उपसह संयोजन संख्या का मान, समन्वय संख्या का मान 2 है। अगर यहाँ पे 3 लिखा होता तो इसकी समन्वय संख्या कितनी हो जाती? 3 हो जाती। अगर यहाँ 4 होता तो समन्वय संख्या 4 हो जाती। यानी जो भी केंद्रीय धातु परमाणु हैं वो जितने दाता परमाणुओं की संख्या से जुड़े होते हैं, जितने नंबर ऑफ एटम से जुड़े होते हैं, उसे ही हम समन्वय संख्या अथवा उपसह संयोजन संख्या कहते हैं। इसे आप लोग नोट कर सकते हैं। इस तरीके से आज हम लोगों ने उपसह संयोजन यौगिक चैप्टर को स्टार्ट करके इसके सामान्य परिचय के बारे में जाना। इसके आगे क्लास अगले वीडियो में होगी, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।